हेलो एवरीवन। आज हम हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन और साथ में सूरत विभाजन। कांग्रेस का जब सूरत विभाजन होता है और बंगाल के अंदर जब विभाजन किया जाता है 1905 के अंदर, तो उसके पीछे क्या रीजंस थे, क्यों उसको विभाजन किया गया था, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो उनको इफ़ेक्ट कर रहे थे, जिनको आधार बनाकर बंगाल विभाजन की बात जो है वो गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। 1905 का टाइम है। हम देखते हैं कि इस टाइम के अंदर क्रांतिकारी जो थे वो निकल कर सामने आने लगे थे। ठीक है, क्रांतिकारी जो थे अलग अलग जगहों पर जब नरमपंथियों की अ, जो है वो मांगे पूरी नहीं हो रही थी, नरमपंथी जो है अपना नहीं मनवा पा रहे थे ब्रिटिशर्स सरकार से, अपनी डिमांड वो पूरी नहीं करवा पा रहे थे, तब गर्मपंथियों का उदय हुआ था। नरमपंथी और गर्मपंथी जो दोनों अलग अलग जिनकी विशेषताएं थी, अलग अलग उनकी डिमांड्स थी। जैसे कोई पूर्ण स्वराज चाह रहे थे, कोई 50-50 वाला स्वराज चाह रहे थे, मेन मेन पार्ट्स ब्रिटिशर्स के पास हो। ठीक है, और जैसे तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, तो ये अपने गर्मपंथियों में से निकलकर सामने आए थे। तो वैसे ही हम देखते हैं कि बंगाल एक ऐसा प्रांत था जहाँ पर सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन हमें देखने को मिले थे, क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरीज हमें वहाँ पे देखने को मिले थे। तो जब बंगाल विभाजन होता है तो हम देखेंगे कि इसके क्या क्या रीजंस थे, क्यों इसको किया गया था, इसका ओरिजिन कैसे होता है, इसके रीजंस क्या थे, क्या गवर्नमेंट ने रीज़न दिए, क्या रियल रीजंस थे, और किस आधार पर जो है वो बंगाल विभाजन जो है वो किया गया था। और उसके लास्ट में हम देखेंगे उसका रिएक्शन यानी उसकी प्रतिक्रिया जो है वो क्या रही थी। तो ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा, बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो 1905 के अंदर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन जो थे वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। ओके, अब देखो क्या कहते हैं कि अगर हम बात करें तो ओरिजिन, बंगाल का ओरिजिन जो मैंने बताया कि जो बंगाल है वो सबसे बड़ा प्रांत था और इसके अंदर रिवोल्यूशनरीज जो थे वो निकल कर सामने आ रहे थे। रीजंस अगर हम बात करें तो रीजंस के अंदर हम क्या देखेंगे, जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल क्या कहते हैं कि बंगाल क्या है, एक बड़ा प्रांत है। क्योंकि आज के बंगाल जो है ना वो आज का बंगाल नहीं था। इसके अंदर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश वाला एरिया, ये सब एरियाज इसके अंदर शामिल थे, मतलब बड़ा प्रांत था। तो वो कहते हैं कि बंगाल एक बड़ा प्रांत होने के कारण इसका जो प्रशासन है, प्रशासन चलाने में हमें क्या है, मुश्किल आ रही है, हम इसका प्रशासन चला नहीं पा रहे हैं, ऐसा गवर्नर जनरल का तर्क था। इसीलिए हम बंगाल का विभाजन करेंगे। 1903 के अंदर वो बताते हैं, 1903 के अंदर वो प्रोक्लेम करते हैं, कर्जन जो है वो मतलब डिक्लेयर करेंगे, बताएंगे कि बंगाल को विभाजन किया जाएगा इस बेस के ऊपर। बट हमें रियल रीजंस तो हमें पता है, रियल रीज़न क्या था। रियल रीज़न के लिए वो क्या कहते हैं कि जो अविभाजित बंगाल है, अविभाजित मतलब कि जो सबसे बड़ा प्रांत है बंगाल वाला, वो क्या है, अब एक राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बनता जा रहा है। मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे हमें रिवोल्यूशनरीज का उदय देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपने सेंटर बनाने शुरू कर दिए कि कैसे हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रांति करें। और जब वो राष्ट्रीय चेतना यहाँ से उदय होगी तो ब्रिटिशर्स के लिए तो ये मुश्किल वाली ही बात है ना। तो उनका ये मानना था कि हम बंगाल को ऐसे तोड़ेंगे, उनका ऐसे विभाजन करेंगे बंगाल का कि राष्ट्रीय चेतना तो चूर चूर हो जाएगी उनकी। कहीं पे हम अल्पसंख्यक रखेंगे, कहीं पे बहुसंख्यक रखेंगे। तो इस तरीके से उनका मानना था कि अगर जब बंगाल टूटेगा तो उनकी शक्ति भी बिखर जाएगी। तो ये उनका क्या था, एक वास्तविक उद्देश्य था। जबकि वो तर्क क्या देते हैं कि प्रशासन चलाने में मुश्किल हो रही है, इसीलिए हम बंगाल का विभाजन करेंगे। ओके, अब विभाजन करेंगे कैसे ये भी देख लो। अब विभाजन करने के लिए कहते हैं कि हम विभाजन करेंगे बंगाल का, पूर्वी बंगाल के अंदर, ईस्ट बंगाल के अंदर, और पश्चिमी बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर हम बंगाल को विभाजित करेंगे। 1903 के अंदर कर्जन ऐसा कहते हैं। आधार क्या रहेंगे, दो आधार रहेंगे, एक सांप्रदायिकता के आधार पर किया जाएगा, ये उनकी छिपी हुई मंशा थी, और एक जो है वो भाषाई आधार पर जो है वो हम बंगाल का विभाजन करेंगे, सांप्रदायिकता के आधार पर और भाषा के आधार पर हम करेंगे। देखो सांप्रदायिकता क्या होता है, सांप्रदायिकता तो
आपको पता ही होगा कि जब एक धर्म विशिष्ट जो है वो क्या करने लग जाता है, अपनी इतना दृढ़ हो जाता है कि उसे दूसरे धर्म की अच्छाइयाँ दिखती ही नहीं है। मतलब अपनी ही धार्मिक मतों को वो इतना दृढ़ता के साथ मानते हैं, तो वहाँ पे उनका मानना होता है कि हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारे धर्म में ही सब अच्छाइयाँ हैं, हमारे धर्म में कोई बुराई नहीं है। तो वहाँ से सांप्रदायिकता जन्म लेती है, जब दूसरों को अपने से दूसरे धर्मों को अपने धर्म से नीचा समझा जाते हैं, तो वो सांप्रदायिकता कहलाती है। एक तो उन्होंने सांप्रदायिकता को आधार बनाया, दूसरा उन्होंने भाषा को आधार बनाया। सांप्रदायिकता के अंदर अगर हम देखें तो मेन उनका जो था वो था हिंदू मुस्लिम वाला, क्योंकि देखो हिंदू मुस्लिम वाला तो वैसे भी अपना ही रहे थे, विभाजन करो वाली जो नीति थी उनकी, है ना। तो अब हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने सांप्रदायिकता को आधार बनाया और कैसे उन्होंने भाषाई, देखो सांप्रदायिकता के बारे में थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम्स के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा आपको सही समझ आएगा कि हिंदूज जो थे, हिंदूज अगर देखो टाइम पीरियड 1905 का, इससे पहले बहुत जारी सारे सुधार जो हैं वो लेजिस्लेटिव के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़े बहुत मतलब इंडियंस को उन्होंने शामिल किया हुआ था, लेकिन मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया था। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, जैसे 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति का जो मेन रीज़न माना गया था, मुस्लिम्स को माना गया था, तो इसलिए उन्होंने मुस्लिम से थोड़ा कटाव की नीति अपनाई थी, उनको भेदभावकारी नीति उनके साथ जो वो अपनाई गई थी। दूसरा अगर हम देखें तो बहावी आंदोलन जब चला था, या फिर जो बहावी आंदोलन के साथ साथ एक और आंदोलन था अपना देवबंद आंदोलन, जो मुस्लिम्स के द्वारा चलाया गया था, तो वो भी ये जो पश्चिमी शिक्षा और इन सब चीज़ों का विरोध कर रहे थे कि इन्होंने ये मुस्लिम जो भी धर्म की चीज़ें हैं उनको दूर कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ भी उनको मुस्लिम्स को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थोड़ा बैक साइड लेकर जा रही थी। और मध्यम वर्ग भी अगर हम देखें मुस्लिम्स में से कम निकल कर आए थे, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने उनके साथ वंचितों जैसी नीति अपनाई, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मुस्लिम अपने आप को क्या है थोड़ा सा पिछड़ा हुआ फील कर रहे थे, क्योंकि हिंदू वाले थोड़े एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा गए थे। ओके, तो इस तरीके से देखते हैं हम कैसे जो है मुस्लिम खुद को हिंदू से पिछड़ा हुआ फील कर रहे थे, और किस तरीके से फिर वो ब्रिटिशर्स की हेल्प लेंगे, किस तरीके से वो ब्रिटिशर्स की हेल्प लेंगे कि हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, हमें भी पश्चिमी शिक्षा लेनी है, और साथ में वो क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स की हेल्प लेके जो मुस्लिम्स है ना वो कांग्रेस से थोड़ा सा कटाव करेंगे, क्योंकि कांग्रेस एंटी ब्रिटिश नीतियाँ अपना रही थी उस टाइम। ठीक है, तो एंटी ब्रिटिश नीतियाँ अपना रही थी, तो वो मुस्लिम जो है वो कांग्रेस से थोड़ा सा दूर रहेंगे और ब्रिटिशर्स के थोड़ा सा पास जाएंगे। तो इसके लिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो मुस्लिम्स को अपनी साइड और करने के लिए क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि देखो हम क्या करेंगे, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के अंदर विभाजन करेंगे, और जो पूर्वी बंगाल होगा उसके अंदर हम तुम्हें क्या दे देंगे, मुस्लिम्स को बहुमत दे देंगे, मेजोरिटी रख देंगे मुस्लिम्स की, तुम अपना प्रांत चला लेना। अब मुस्लिम्स को क्या चाहिए, मेजोरिटी ही तो चाहिए ना। 1905 की बात है ये। ओके, तो उन्होंने कहा कि हम जो पूर्वी बंगाल होगी उसके अंदर मुस्लिम्स की मेजोरिटी रखेंगे, और फिर वो क्या कहते हैं, अगर और ऐसा तभी होगा जब मुस्लिम्स क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे विभाजन के अंदर। ओके, अगर वो हेल्प करेंगे तो हम उनको पूर्वी बंगाल के अंदर मेजोरिटी देंगे। भाषा के आधार पर वो क्या बनाते हैं, वो कहते हैं भाषा के बेस के ऊपर वो उन्होंने ये माना था उनका कि जैसे ये ईस्ट बंगाल होगा, ये वेस्ट बंगाल होगा, और जो वेस्ट बंगाल है इसके अंदर मूल रूप से जो हिंदी और उड़िया भाषाई जो लोग हैं, हिंदी भाषा जो बोलने वाले लोग हैं, और जो उड़िया भाषा, जो उड़ीसी या उड़िया भाषा है उसको बोलने वाले जो लोग हैं, उनकी यहाँ पे मेजोरिटी रखेंगे। सुनते जाना, ठीक है। और जो बंगाली वाली लैंग्वेज होगी ना उनको इधर भेज देंगे, बंगाली भाषी लोग को हम इधर भेज देंगे पूर्वी बंगाल के अंदर। समझ आ रही है तुम्हें इनकी नीति क्या करना चाह रहे हैं, आधे पश्चिम में कर दिए, आधे पूर्व में कर दिए। पूर्व में है कौन, मुस्लिम मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी है, और भेज दिया किसको, बंगालियों को। तो बंगाली वाले क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हो जाएंगे ना, धार्मिक आधार पर भी और भाषाई आधार पर भी। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों में ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और पश्चिम में ये भाषाई आधार में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। समझ आया कि पश्चिम बंगाल में मेजोरिटी किसकी रहेगी, हिंदू और उड़िया भाषी लोगों की, तो माइनॉरिटी किसकी रहेगी, बंगाली वालों की माइनॉरिटी यहाँ पे रहेगी जो बंगाली भाषा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बंगाली वालों को तो इन्होंने यहाँ भेज दिया है,
और धार्मिक आधार पर मेजोरिटी यहाँ पे किसकी रहेगी, मुस्लिम्स की, और माइनॉरिटी किसकी रहेगी, बंगालियों की। तो कहाँ पे किसी को, बंगालियों को किधर माइनॉरिटी में डाल दें, किधर मेजोरिटी में डाल दें, मुस्लिम्स को किधर मेजोरिटी में डालें, किधर माइनॉरिटी में डालें, मतलब इनकी नीति देखो कितनी अजीब है। कैसे ये जो है सांप्रदायिकता के आधार पर, भाषा के आधार पर जो है वो विभाजन करने की बात जो है करे। चलो विभाजन करना है तो सही से करो ना, मेजोरिटी वाले मेजोरिटी में डालो, माइनॉरिटी वाले भी माइनॉरिटी में डालो। बट उनकी नीति ही अलग है, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको तो विभाजन करवाना है, उनको तो सांप्रदायिकता बढ़ाना है, उनको तो तनाव बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है। इस चीज़ को उन्होंने आधार बनाया था, भाषा के आधार पर और सांप्रदायिकता के आधार पर। आई होप आपको इतना ये समझ आया होगा कि किस तरीके से वो भाषा और सांप्रदायिकता का जो है सहारा लेते हैं विभाजन के लिए। ओके ओके, अब देखते हैं कि हमने आधार देख लिया, अब शुरुआत देखते हैं स्वदेशी आंदोलन की कैसे होती है। तो अगर हम देखें 20th ऑफ जुलाई 1905, 20th ऑफ जुलाई 1905 को ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि हम क्या करेंगे, बंगाल विभाजन करेंगे। इसके अंदर एक तो लॉर्ड कर्जन शामिल थे, एक रिजले शामिल थे गवर्नर के रूप में, और एक थे फ्रेजर। तो ये 3 गवर्नर जनरल थे, मेजर तो कर्जन ही थे यहाँ पे, ठीक है। तो 20 जुलाई 1905 के अंदर ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं कि हम क्या करेंगे, बंगाल का विभाजन करेंगे। फिर होता क्या है, अब ये बंगाल का विभाजन करेंगे तो फिर आंदोलन की भी शुरुआत होगी, क्योंकि विभाजन कौन चाहेगा, तुमने आधार ही उसको ऐसा बनाया विभाजन का। तो आंदोलन हमारा शुरुआत होगा स्वदेशी आंदोलन की, हमें यहाँ पे शुरुआत देखने को मिलती है। गर्मपंथी और नरमपंथी जो है वो दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व में होगा शुरुआत जो है वो स्वदेशी आंदोलन। नरमपंथियों के नेतृत्व में पहले आंदोलन स्टार्ट होगा, जिसके अंदर वो जो रिसोर्सेज वगैरह हैं, स्वदेशी का मतलब क्या है, स्वदेशी खुद का अपनाएंगे, विदेशी का बहिष्कार करेंगे। तो यही है इसके अंदर कि स्वदेशी संसाधनों का विकास करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे सरकारी चीज़ों का, और हम स्वदेशी चीज़ों को यहाँ पे अपनाएंगे। इसके अंदर जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली और के मित्रा के द्वारा संजीवनी, ये सब जो है पत्रिकाएं वगैरह निकाली गई, हितबंदी निकाली गई द्विजेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। अब देखो होता क्या है, स्वदेशी मूवमेंट, अब ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत वो डिक्लेयर करते हैं 7 अगस्त 1905 को, कि हम भी क्या करेंगे, अगर तुमने बंगाल विभाजन को डिक्लेयर कर दिया है ना, तो हम भी स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है, फॉर्मल डिक्लेरेशन किया जाता है, फॉर्मल प्रोक्लेम कर दिया जाता है। अब इसकी भी अगर हम, इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, अब इसका भी अगर हम विकास देखेंगे तो इसका हम 2 चरणों के अंदर इसका विकास देखेंगे। पहला जो है वो सिर्फ और सिर्फ नरमपंथी द्वारा किया जाएगा, और दूसरे में दोनों क्या होंगे, नरमपंथी होंगे प्लस में गर्मपंथी जो है वो दोनों मिक्सअप होके इसको आंदोलन को करेंगे। देखते हैं, तो प्रथम चरण के अंदर अगर हम बात करें नरमपंथियों की, तो हमने देखा कि 1903 में ही विभाजन की बात कर दी गई थी, है ना। और जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था कि हम क्या है, विभाजन करेंगे। अब प्रतिक्रिया तो होगी, रिएक्शन तो आएगा। तो रिएक्शन के अंदर कांग्रेस के जो नेता थे वो आपस में एकजुट होकर उन्होंने क्या किया, विरोध का प्रदर्शन किया कि हम विरोध करेंगे। फिर होता क्या है, 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया बंगाल विभाजन, लागू कर दिया गया। डिक्लेयर कब किया गया, 20 जुलाई को। लागू कब किया गया, 16 अक्टूबर को। जब लागू कर दिया जाता है तो व्यापक स्तर पर हमें जन आंदोलन देखने को मिलेगा। अब लोगों की भागीदारी बढ़ेगी इसके अंदर, लोग स्वदेशी की तरफ जाएंगे। अब आंदोलन जब स्टार्ट हो चुका है तो उस आंदोलन के अंदर लोग करते क्या हैं, आंदोलन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, आंदोलन स्टार्ट हो चुका है, तो उसके अंदर जैसे लोग जो है वो स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। एकता दिवस के रूप में बनाया गया था जिस दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ओके, 7 अगस्त 1905 को एकता दिवस के रूप में माना जाता है, जिसमें जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको अपनाया जाएगा। लोग जो थे उन्होंने आंदोलन करने के लिए जैसे अपने घरों से बाहर आए, स्वदेशी को अपनाया, विदेशी का बहिष्कार किया, ठीक है। जैसे अगर हम देखें रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, इनके अंदर हमें नेताओं की जो है वो देखने को मिलेगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने जैसे अमार सोनार बांग्ला नामक गीत गाया,
अमार सोनार बांग्ला नामक इन्होंने गीत गाया था। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला नामक इन्होंने गीत गाया। ठीक है, तो ये बांग्ला के अंदर था। और क्या होता है कि जैसे लोग जो है गंगा स्नान करते हैं, अपनी बंगाल को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया, बहिष्कार शुरू किया सरकारी वस्तुओं का। तो ये तो था नरमपंथियों वाला। अब होता क्या है, नरमपंथी वाले क्या चाह रहे थे? नरमपंथी वाले चाह रहे थे कि हम इसे बंगाल तक ही सीमित रखेंगे इस आंदोलन को। इसके पीछे भी रीजंस है कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो बंगाल तक सीमित रखेंगे क्योंकि देखो मैं बता देती हूँ कि ऐसा वो क्यों कर रहे थे। क्योंकि सरकार ने ये जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है ना, इस पॉलिसी को अपनाया था। मुस्लिम्स को अपनी साइड में ले लिया कि हम तुम्हें ईस्ट बंगाल दे देंगे मेजोरिटी के रूप में। अच्छा ठीक है। फिर आई इनकी नरमपंथियों के बाद जो कांग्रेस वाले थे, कांग्रेस लीडरशिप वाले जो नरमपंथी वाले नेता थे, उनको क्या बोला गया 1905 के अंदर कि हम तुम्हारे लिए संवैधानिक सुधार लेकर आएंगे जल्दी ही हम तुम्हें। और क्योंकि इनको चाहिए क्या, नरमपंथियों की डिमांड्स क्या थी? नरमपंथियों की डिमांड्स तो यही थी ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेकर आओ, लेजिस्लेचर के अंदर इंडियंस को शामिल करो, पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे। तो वही है कि इसके अंदर संवैधानिक सुधारों की मांग की इन्होंने। तो गवर्नमेंट उनको कहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि हम तुम्हें संवैधानिक सुधार लाकर देंगे जल्दी ही, लेकिन तुम इसका समर्थन करो बंगाल विभाजन का। तो इसीलिए उनको उनको ये लगा कि हम इसको सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखते हैं, और जो हम बहिष्कार करेंगे वो भी थोड़ा ही करेंगे, ताकि हमारा भी मतलब काम सर जाए, हमारा भी काम हो जाए। ओके, तो इसीलिए नरमपंथियों ने सिर्फ इसको बंगाल तक सीमित रखा था। ये उसके पीछे रीजन था। लॉर्ड मिंटो ने उनको ये बोला था, वादा किया था उनसे कि हम नई संवैधानिक सुधार लेकर आएंगे। तो वो कंफ्यूज थे बेचारे नरमपंथी जो थे, क्या करें क्या करें। तो उन्होंने सीमित ही वस्तुओं का बहिष्कार किया और बंगाल तक ही इसको सीमित रखा। अब आते हैं गर्मपंथियों की। गर्मपंथियों की बात करते तो गर्मपंथी क्या चाह रहे थे? गर्मपंथी चाह रहे थे कि भाई बंगाल विभाजन हुआ है, बंगाल तक उतर आए हैं, अभी प्रांतों का विभाजन कर रहे हैं, वो भी सांप्रदायिकता के आधार पर। तो ये कह रहे थे कि नहीं, हम बंगाल के साथ साथ अदर एरिया में इसको लेकर जाएंगे, अदर एरियाज में हम इसको फैलाएंगे और लोगों को एकजुट करेंगे ताकि और ज़्यादा बहिष्कार किया जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर हम गर्मपंथियों में मेजर मेजर जो नेता देखेंगे, लाल बाल पाल जिन्हें कहा जाता है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और अरबिंदो घोष हो गए। तो ये सब जो है वो इनके हमें देखने को मिलते हैं। देखते हैं कि कैसे वो अदर अदर एरियाज के अंदर इनको फैलाते हैं। गर्मपंथी जब इसे दूसरे प्रांतों में लेकर गए थे, तो जैसे अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर जो तिलक थे वो इसे महाराष्ट्र के अंदर तक लेकर गए। महाराष्ट्र में जाकर इसका जो है वो नेतृत्व किया इस आंदोलन का। वहाँ पे उन्होंने जैसे गणपति और शिव जी उत्सव बनाए, गणपति उत्सव, शिव जी उत्सव, ठीक है, शिवाजी महोत्सव जिसे कहते हैं। तो गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव उन्होंने बनाए पुणे के अंदर, पूना और बॉम्बे के अंदर। लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और जो अजीत सिंह थे, अजीत सिंह जो थे, उन्होंने इसे पंजाब के अंदर जाके पंजाब में इनको किया, फेमस किया, पंजाब में इस आंदोलन को फैलाया। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सर सैयद हैदर रज़ा खां जो थे, हैदर रज़ा खां जो थे, उनके द्वारा दिल्ली में इनको आंदोलन जो है वो ले जाया गया था। मद्रास की बात करें तो मद्रास के अंदर जो थे वो चिदम्बरम पिल्लई जो थे, चिदम्बरम पिल्लई जो थे, उनके द्वारा मद्रास के अंदर इस आंदोलन को ले जाया गया ताकि हम और से और ज़्यादा लोगों को क्या है एकत्रित कर सके और स्वदेशी को अपना सके। ओके, फिर अगर हम बात करें इस आंदोलन की और क्या होता है, इसके अलावा क्या किया गया, इसको और भी ज़्यादा संगठनात्मक एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप देने के लिए क्या किए गए, स्वयंसेवी संस्थाएं बनाई गई, स्वयंसेवी संस्थाएं बनाई गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आज के टाइम पे है उसी टाइप की। इसके अंदर एक फेमस संस्था थी, वो थी स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति जो बनाई गई थी वो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा बनाई गई थी। अश्विनी, जिसने लोगों को एकत्रित करने में काफ़ी योगदान दिया। अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा जो है वो स्वदेशी बांधव समिति को बनाया गया था। बारिसाल जिले बंगाल के अंदर, बारिसाल बंगाल जो है, बारिसाल जिला बंगाल में है ये।
तो इसके अंदर इसको बनाया गया था ताकि और से ज़्यादा लोगों को क्या है एकत्रित किया जा सके। सबसे एक्टिव संस्था थी स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे ही। ओके, उसके बाद अगर हम देखते हैं और बहिष्कार करने के लिए और क्या क्या किया गया, तो देखो बहिष्कार इनका कैसे किया जाता है। स्वदेशी चीज़ों को जो बनाया गया था वो देखते हैं कौन कौन सी स्वदेशी चीज़ें जो है वो अपनाई गई थी। तो पहली है कि जैसे विदेशी वस्तुओं का जब बहिष्कार किया गया तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बंगाल केमिकल स्टोर खोला गया। बंगाल केमिकल स्टोर खोला गया किसके द्वारा? पीसी राय के द्वारा। पीसी राय के द्वारा जो है वो बंगाल केमिकल स्टोर खोला गया था, जिससे भारत में जो है वो डेली यूजेस की वस्तुओं को उत्पादन जो है वो शुरू किया। सेकेंडली जो कोर्ट्स वगैरह थी उनका बहिष्कार किया गया। ठीक है, कोर्ट्स वगैरह का बहिष्कार किया गया और इसकी जगह पर क्या किया गया, जो पंचायतें थी जो अपनी ट्रेडिशनल वाली थी उसका डेवलपमेंट दोबारा से किया गया, उनकी शुरुआत की गई। जो विदेशी कोर्ट्स थे, विदेशी थाने वगैरह थे, विदेशी स्कूल थे, विदेशी शिक्षा थी, इन सभी का बहिष्कार करके पंचायत वगैरह को बढ़ावा यहाँ पे दिया गया था। ओके, और उसके बाद अगर हम देखें तो एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया जाता है, नेशनल एजुकेशन काउंसिल, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन इसमें किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था गुरुदास बनर्जी के नेतृत्व में। ओके, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, शरद चंद्र और गुरुदास बनर्जी जो थे वो इससे जुड़े हुए थे। गुरुदास बनर्जी और शरद चंद्र जो थे वो इससे जुड़े हुए थे। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो एक नेशनल कॉलेज खोला गया था, नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल। नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल खोला गया, नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल खोला गया, जिसके प्रिंसिपल कौन थे? जिसके प्रिंसिपल थे अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे वो इसके प्रिंसिपल थे और अध्यक्ष थे इसके रास बिहारी घोष। उसके बाद अगर हम देखें तो पाश्चात्य कला का बहिष्कार करके जो है वो ट्रेडिशनल कला यानी भारतीय कला का विकास हमें देखने को मिलता है। भारतीय कला का विकास हुआ, पाश्चात्य कला का बहिष्कार किया गया और राष्ट्रीय कला का विकास हुआ, भारतीय कला का विकास हुआ। इसके लिए अगर हम देखते हैं तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बनाया गया था। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े फैक्ट हैं कि क्या क्या किया गया था और मेंस में भी काम आएगा अपने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी, जो क्या कर रही थी? भारतीय कला को जिसने बढ़ावा दिया था। और इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि जो अरविंद्रनाथ टैगोर थे, अरविंद्रनाथ टैगोर थे, अरविंद्रनाथ टैगोर जो थे उसके द्वारा भारत माता की तस्वीर बनाई गई थी। भारत माता की तस्वीर, भारत माता की पेंटिंग इन्होंने बनाई थी अरविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ओके, उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडियन पोएट्री, इंडियन म्यूज़िक, इंडियन पोइट्री वगैरह में भी काफ़ी भूमिका जो है इनकी निभाई जाती है। इसके अंदर अगर हम देखें तो रजनीकांत सेन हो गए, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। रजनीकांत सेन हो गए, द्विजेंद्र लाल हो गए, द्विजेंद्र लाल हो गए और मुकुंद दास हो गए। इस तरीके से जो है वो बनाया गया था। जैसे इसके अंदर एक सुदेश गीतम गीत लिखा गया था भारती एस.एन. भारती के द्वारा। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर की गई थी बहिष्कार करके स्वदेशी को अपनाने के लिए। जैसे बंगाल केमिकल स्टोर खोला गया पीसी राय के द्वारा। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स कोर्ट्स वगैरह थे उनका बहिष्कार करके पंचायतों का डेवलपमेंट किया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन खोली जाती है, नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो की गई थी। भारतीय लिटरेचर के लिए किया गया था भारतीय साहित्य परिषद रामेंद्र सुंदरम त्रिवेदी के द्वारा। तो ये हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो आगे क्या होता है। तो ये तो स्वदेशी आंदोलन के कुछ मेन पॉइंट्स थे। तो इसके अंदर स्वदेशी आंदोलन ऐसे चलता है। अब लेकिन ये आंदोलन जो है वो सफल नहीं हो पाया। उसके पीछे भी अगर हम रीज़न देखेंगे तो देखते हैं कि क्यों, इसके क्या रीज़न थे। देखो अब हम देखते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन है वो सफल नहीं हो पाया। उसके पीछे भी अलग अलग रीजंस थे। जब ये आंदोलन चल रहा था तो 1906 के अंदर
कलकत्ता के अंदर एक अधिवेशन हुआ था जिसे कलकत्ता अधिवेशन कहा जाता है। कलकत्ता के अंदर क्या हुआ था, एक अधिवेशन हुआ था जिसे कलकत्ता अधिवेशन कहा गया कांग्रेस का। इसके अंदर अध्यक्ष को लेकर इसके अंदर भी स्टार्ट हो जाता है कि कौन इसका अध्यक्ष बनेगा। मैं रीज़न बता देती हूँ कि जो भी अध्यक्ष बनेगा सेशन के अंदर उसकी डिमांड मानी जाएगी। अब नरमपंथी वाले चाह रहे थे कि हमारा बने और गर्मपंथी वाले चाह रहे थे कि हमारा बने। ओके, तो 1906 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन में जो नरमपंथी है और गर्मपंथी है उनके बीच में फिर से जो है वो अध्यक्ष पद को लेकर थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि देखो जो भी अध्यक्ष रहेगा उसके डिमांड्स मानी जाएगी। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नरमपंथी थी वो सिर्फ उसे बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, स्वदेशी आंदोलन को, जबकि जो गर्मपंथी थे वो बंगाल से बाहर भी उसको लेकर जाना चाहते थे। तो नरमपंथी वाले खड़ा करते हैं किसको, गर्मपंथी वाले खड़ा करते हैं लाला लाजपत राय को, कि लाला लाजपत राय जो है वो अध्यक्ष बने। गर्मपंथी जो है वो किसको बनाना चाह रहे थे, लाला लाजपत राय को, और नरमपंथी ने क्या किया, दादा भाई नौरोजी को बना दिया, क्योंकि उनका मानना था कि दादा भाई नौरोजी जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है इनको कौन मना करेगा, तो उन्होंने दादा भाई नौरोजी को खड़ा कर दिया अपनी साइड से। गर्म वाले बोले कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी भी डिमांड सुन लेना। उनका सिर्फ इतना था कि हमारी भी डिमांड सुन लेना, ठीक है। अब होता क्या है, जब कलकत्ता अधिवेशन होता है तो इसके अंदर 4 प्रस्ताव निकलकर सामने आते हैं। 4 प्रस्ताव निकलकर सामने आए थे कि 4 प्रस्ताव कौन कौन से थे। एक था स्वदेशी, दूसरा था बहिष्कार, तीसरा था अपना राष्ट्रीय शिक्षा, और चौथा था स्वराज। ये 4 प्रस्ताव निकलकर जो है वो सामने आएंगे। अब नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों में क्या है, टकराव। नरमपंथी और गर्मपंथी, नरमपंथी क्या चाहते थे, ये दोनों चाहते तो ये चारों चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन नरमपंथी क्या बोले कि हम जो स्वदेशी लेंगे वो हमारा सीमित होना चाहिए, बंगाल तक सीमित। ये कहते क्यों सीमित हो, हम तो पूर्ण स्वदेशी करेंगे, हम क्यों अपनाएं ब्रिटिशर्स की। गर्मपंथी वाले क्या मान रहे हैं कि हम पूर्ण स्वदेशी की ओर जाएंगे। बहिष्कार की बात करें तो नरमपंथी बोल रहे हैं कि हम सीमित बहिष्कार करेंगे बंगाल तक, लेकिन गर्मपंथी बोल रहे हैं कि हम तो पूर्ण बहिष्कार करेंगे, बंगाल से बाहर तक इसको लेकर जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा की बात करें तो नरमपंथी चाहते थे कि ईस्टर्न और वेस्टर्न एजुकेशन का मिक्सअप होना चाहिए, जबकि गर्मपंथी जो थे वो ईस्टर्न शिक्षा की ओर बढ़ावा दे रहे थे। पुनरुत्थानवादी वाले जो है इसमें बढ़ावा दे रहे थे। स्वराज की बात करें तो नरमपंथी चाह रहे थे कि हम 50-50 का रेशियो करेंगे, कि आधा ब्रिटिशर मेन जो जैसे डिफेंस वगैरह ब्रिटिशर्स देख लेंगे, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भारतीयों को दे। इन्होंने कहा क्यों, हम तो 90-10 कर लेंगे, नाम के ब्रिटिशर्स हो पर हमारे अंदर होनी चाहिए सारी की सारी पावर जो है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये 4 प्रस्ताव पास होते हैं। लेकिन जहाँ हम देखें कि दादा भाई नौरोजी यानी गर्मपंथी वाले अध्यक्ष बने थे तो नरमपंथियों की डिमांड्स को माना गया था। फिर बोले कोई बात नहीं, ये भी सही है। फिर होता है 1907 के अंदर अधिवेशन। अब 1907 के अंदर जब अधिवेशन हुआ तो इस स्वदेशी आंदोलन का ही चल रहा है। स्वदेशी आंदोलन की मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी थी, विशेषताएं बता दी थी कि क्या क्या उसमें हुआ था, किस तरीके से स्वदेशी को अपनाया गया था। अब हम उसकी आगे की बात देखें कि वो सफल हुआ था या सफल नहीं हुआ था, और क्यों नहीं हुआ था। तो क्यों नहीं हुआ था वो, मतलब अगर सफल नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ था, ठीक है। अब देखो 1907 के अंदर फिर से जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक फिर से अधिवेशन होगा। वो फिर से उनमें अध्यक्ष की डिमांड को लेकर रहेगी, आनाकानी चलेगी कि कौन जो है वो अध्यक्ष बने। तो इसके लिए जो है अगर हम देखें तो फिर से नरमपंथी और जो गर्मपंथी हैं उनके बीच में रहती है। अब गर्मपंथी वाले क्या चाहते थे कि जो अधिवेशन है 1907 वाला ये पुणे के अंदर होना चाहिए। अब पुणे के अंदर क्यों है, पुणे के अंदर जो है वो तिलक वाला एरिया है, जो बाल गंगाधर तिलक है वहाँ पे उस स्वदेशी आंदोलन को देख रहे थे। तो उनका ये मानना था कि अगर पुणे के अंदर होगा तो बाल गंगाधर तिलक की डिमांड थोड़ी मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लोग भी उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन नरमपंथियों ने क्या किया, पुणे में न कराकर इसको रख दिया सूरत के अंदर, जानबूझ के रख दिया सूरत के अंदर, ठीक है। अब होता क्या है, फिर बाल गंगाधर तिलक ने लाइक कि भाई कोई बात नहीं, अगर तुम सूरत में करे तो सूरत में कर लो, बट ये कि हमारी डिमांड भी सुन लेना। बस वो उनका ये था कि डिमांड सुन लो, हमारी डिमांड मान लो हमारी, ठीक है। लेकिन होता क्या है फिर से, अब
गरमपंथी और फिर से इनको लेकर अध्यक्ष में होगा कि गरमपंथी वाले क्या बोल रहे हैं कि हम लाला लाजपत राय को बनाएंगे, और नरमपंथी वाले बोल रहे हैं कि नहीं, हम रास बिहारी घोष को बनाएंगे। रास बिहारी घोष है ये, ठीक है, रास बिहारी घोष को बनाएंगे। दोनों में फिर से आनातानी हुई। अब उन्होंने क्या किया, रास बिहारी घोष को बना दिया, लाला लाजपत राय को नहीं बनाया, और उनको बोला गया कि हम तुम्हारी डिमांड सुन लेंगे। लेकिन जब रास बिहारी घोष जो है वो कांग्रेस के सेशन के अंदर जब बोल रहे थे, जब सेशन चल रहा था, तो गर्मपंथियों को बोलने की अवसर ही नहीं दिया गया, और मतलब उन्होंने अपनी अपनी बोल के और सेशन को जब समाप्त करने की घोषणा कर दी, देन जो गर्मपंथी थे वो भड़क गए। तो उनको लगा कि ये कैसा अपमान है कि तुम पहले बोल रहे हो कि अध्यक्ष भी हमारे नहीं बना रहे हो, हम डिमांड बोलना चाह रहे हो तो हमारी डिमांड भी नहीं मान रहे हो, मतलब सुनना तो चाहिए एटलीस्ट, तुम सुन भी नहीं रहे हो। तो इससे वो भड़क गए, झगड़ा हो गया, विवाद हो गया दोनों के अंदर, लाठी चार्ज वगैरह, ये मतलब लाठी वगैरह चली, जूते वगैरह चले, ये सब हुआ अधिवेशन के अंदर सूरत के अंदर। होता क्या है, और अगर हम देखें ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो वैसे भी नरमपंथियों की ही साथ थी, तो गर्मपंथियों को अरेस्ट कर लिया गया। जैसे जो लाला लाजपत राय थे उनको लंदन निर्वासित कर दिया गया था, और तिलक को 8 साल की सजा दे दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो जेल में थे, उनको जेल डाल दिया गया। तो और यहाँ से हम देखते हैं कि सूरत का विभाजन हो गया था, जिसे जो नरमपंथी है और गर्मपंथी है दोनों क्या है, विभाजित हो चुके थे, जिसे सूरत स्प्लिट कहा जाता है, नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच के अंदर। ओके, तो ये अगर हम देखें तो इनके विभाजन के साथ साथ जो अपना स्वदेशी आंदोलन जो चला था वो भी बिखर गया। क्यों बिखर गया, क्योंकि कांग्रेसी नहीं है, अपनी एकजुट नहीं है। जब कांग्रेस एकजुट नहीं है, जब तुम्हारा नेता एकजुट नहीं है, तो लोगों के अंदर कैसे भावना आएगी राष्ट्रवाद की, नहीं आएगी ना। लोग खुद भी बिखर जाएंगे, लोग खुद भी टूट जाएंगे। तो इससे हम देखते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन था वो भी बिखर गया। तो इस तरीके से स्वदेशी आंदोलन जो था वो हमें असफल देखने को मिला, और इसका सबसे बड़ा रीज़न था सूरत विभाजन, क्योंकि उनके बीच में खुद के बीच में ही कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। अगर उनके बीच में सहमति होती तो ये सफल भी हो जाता, बट ये असफल हो गया था। इसके बाद की घटना देखते हैं, इसके बाद क्या होता है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हुआ क्या, 1911 के अंदर आ जाते हैं हम अब, क्योंकि आंदोलन ठंडा पड़ चुका था और जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया जाता है। अब 1911 के अंदर क्या हुआ, जॉर्ज पंचम जो थे, जॉर्ज पंचम जो थे वो भारत आते हैं। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा थे उस टाइम, भारत आए थे। और इनके टाइम पे क्या किया गया, जॉर्ज अरुणडेल की रिपोर्ट आई थी, जॉर्ज अरुणडेल की रिपोर्ट आई थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर क्या कर दिया जाता है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया कि हम बंगाल विभाजन रद्द नहीं करेंगे। और क्या किया गया साथ के अंदर, और बोला गया कि हम बंगाल का क्या करेंगे, पुनर्गठन करेंगे, विभाजन नहीं करेंगे, बंगाल को पुनर्गठित करेंगे। और पुनर्गठन के अंदर उन्होंने ये बोला कि बिहार और उड़ीसा जो है उनको क्या कर दिया गया, एक अलग प्रांत बना दिया गया। बिहार और उड़ीसा क्या बने, अलग प्रांत बन गए। ओके, और 1911 के अंदर जब जॉर्ज पंचम भारत आते हैं दिल्ली के अंदर, उनके लिए स्पेशल दरबार लगाया जाता है, और इनके लिए सबसे पहली बार जनगण मन जो है वो गाया गया था। ओके, और उसके अलावा अगर हम देखें तो 1911 में एक सबसे बड़ी घटना हुई थी, कलकत्ता से राजधानी स्थापित करके कहाँ पे शिफ्ट कर दी गई थी, दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर दी गई थी, जो आज की अपनी प्रेजेंट कैपिटल है दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर क्या किया गया, राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया था 1911 के अंदर। और बंगाल विभाजन को मैंने बताया कि रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था, कलकत्ता के अंदर ही हुआ था 1911 में, ब्रिटिश नारायण के द्वारा उनकी जो है वो अध्यक्षता की गई थी। तो ये अपना था बंगाल विभाजन। मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया, इसका आधार बता दिया, इसके अंदर क्या क्या हुआ था वो बता दिया, इसके पीछे सूरत विभाजन हुआ था वो भी बता दिया। ठीक है, अब मैं इसका बताती हूँ आपको प्रभाव क्या पड़ता है, क्या बंगाल विभाजन ने कितना जो है वो राष्ट्रवाद के अंदर जो है अपना योगदान दिया, और कहाँ तक जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसने प्रभावित किया या इंडियंस को इसने प्रभावित किया। और 1909 के बाद 1909 में जो है वो अपना पार्लियामेंटो सुधार भी आएगा, जिसके अंदर बेहतर निर्वाचक मंडल दिया जाएगा। अगर हम देखें स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव की,
तो इससे क्या होता है, जो अपना इंडिया नेशनल जो मूवमेंट था, आंदोलन जो था, वो एक नए स्तर पर पहुँच कर आता है। नए स्तर पर पहुँच कर क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वदेशी की जो बात है वो शुरू हो चुकी है। जैसे अब गांधी आएंगे, गांधी का आगमन जब होता है भारत के अंदर, तो गांधी भी स्वदेशी अपनाने की ही बात करेंगे, पर वो फर्स्ट टाइम नहीं है। उससे पहले ये वाली घटना यहाँ पे हो चुकी है। लोगों को एक स्वदेशी की भावना जो है लोगों में जागृत हो चुकी है। तो एक नए स्तर पर जो है वो इसको ले जाया गया था। दूसरा, इसके अंदर अगर हम देखें तो लोगों में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति भी हमें देखने को मिली, क्योंकि जब लोग आए तो एकजुटता की भावना, एक यूनिटी की भावना लोगों ने इसमें दर्शाई कि भाई बंगाल को क्यों विभाजित किया जा रहा है, और जब बंगाल विभाजित हो जाएगा तो अलग अलग हो जाएंगे, और माइनॉरिटी मेजोरिटी वाला वो फोकस पॉइंट वहाँ पे था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर अगर हम देखें तो इसमें जो हम देखें कि मूवमेंट था, उसमें एक नई दिशा और एक नई गति मिलती है। उसके अलावा इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखो। नेगेटिव पॉइंट्स के अगर हम देखें तो जो नरमपंथी थे ना, नरमपंथी तो बिल्कुल ही हो चुके थे एक टाइप से अलोकप्रिय। इनकी लोकप्रियता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी अब, है ना। क्योंकि भाई वही है कि एक तो आंदोलन को उन्होंने सही से सपोर्ट नहीं किया, दूसरा इन्होंने सभी की मानी नहीं, तीसरा ये अपनी डिमांड ही नहीं बनवा पा रहे थे, और गर्मपंथी जो थे वो एक टाइप से अनुपस्थित ही हो चुके थे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, किसी को जेल में डाल दिया गया था, किसी को बाहर फॉरेन के अंदर भेज दिया गया था, जैसे लंदन में निर्वासित कर दिया गया था लाला लाजपत राय को। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो कांग्रेस के अंदर जो मतभेद हुआ था, और वो उसके विभाजन का रीज़न भी बना था, और उस मतभेद की वजह से लोगों के अंदर जो कांग्रेस की वो एक लोकप्रियता बढ़ गई। क्योंकि उनके अंदर एकजुटता नहीं है तो लोग कैसे एकजुट होंगे? लोगों के अंदर कैसे एक पॉजिटिविटी भावना आएगी कि भाई हाँ, हमारा जो हमारे ऊपर जो है, ठीक है, वो हमारी डिमांड मनवा सकते हैं? नहीं आएगी ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे इसका नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव ये था कि यहाँ पे उदय होगा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का। उनको मौका मिल गया था। अब पैरेलली राष्ट्रवाद की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, युवा राष्ट्रवाद जो थे उनके हाथों में नेतृत्व आ चुका है। बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी क्रांतिकारी निकल कर सामने आएंगे, हमें देखने को मिलेंगे। ओके, इस तरीके से। और सेकेंडली अगर हम देखें तो 1911 के अंदर जो है वो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, पलट दिया गया था, और राजधानी जो है वो दिल्ली में स्थापित कर दी गई थी। और बाकी इसके अंदर यही है कि इसका जो दृष्टिकोण था वो एक राष्ट्रीय आंदोलन को इसने क्या है, एक बेस प्रदान दिया, एक आधार दिया, ताकि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो एक एकजुटता की ओर जाए और अच्छे से अपना योगदान दे। तो ये इसके जो थे वो प्रावधान निकल कर सामने आते हैं, सॉरी, प्रभाव निकल कर सामने आते हैं, योगदान जो है वो बंगाल विभाजन की जो है वो निकल कर सामने आते हैं। तो ये इतना ही अपना टॉपिक था आज का, बंगाल विभाजन। आई होप कि मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने आपको, और आपको समझ आया है कि क्या रीज़न्स थे, और क्या इसके जो आधार थे, क्या इसके प्रभाव रहते हैं, इसके पीछे जो सूरत विभाजन होता है वो क्या था। इसके आगे भी और सारी घटनाएं हैं, इसके पीछे भी बहुत सारी घटनाएं हैं, इसके पैरेलल भी बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं, बट मैंने आपको एक एक फोकस पॉइंट जो है वो बंगाल विभाजन का दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी। कोई डाउट है तो कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।